नमस्ते दोस्तों। वेस्ट एशिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हिस्ट्री में पहली बार ईरान ने इजराइल के ऊपर डायरेक्ट मिलिट्री अटैक्स किए। वेस्ट एशियन कंट्रीज दो ग्रुप्स में डिवाइड हो चुकी हैं, जहां सऊदी अरबिया, जॉर्डन और यूएई इजराइल का साथ दे रहे हैं और वहीं इराक, सीरिया और यमन ईरान का साथ दे रहे हैं। इंटरनेशनली भी मेजर कंट्रीज दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गई हैं, जहां यूएस, यूके और वेस्टर्न कंट्रीज इजराइल के साथ हैं और वहीं रशिया और चाइना ईरान का साथ दे रहे हैं। इन सब की शुरुआत 1 अप्रैल 2024 को हुई। हिजबुल्लाह के अगेंस्ट अपने ऑपरेशंस में इजराइल सीरिया में एयर स्ट्राइक्स कर रहा था और ऐसे ही एक एयर स्ट्राइक की मिसाइल ईरानियन एम्बेसी पे ब्लास्ट हो गई। इस ब्लास्ट में ईरान के 2 आर्मी कमांडर्स और 5 आर्मी ऑफिसर्स की मौत हुई। ईरान के चीफ अयतुल्ला अली खमेनी ने इजराइल के इस एक्शन का कड़ा जवाब देने की घोषणा की और ईरानियन एम्बेसडर इमीडिएटली यूनाइटेड नेशंस को भी इंटीमेट कर दिया कि इजराइल का एयर स्ट्राइक ईरानियन सॉवरेनिटी पर एक हमला है और इंटरनेशनल लॉ के अनुसार ईरान के पास रिटेलिएट करने का राइट है। 13 अप्रैल 2024 को ईरान ने अपने रिटेलिएशन में इजराइल लिंक्ड एक शिप को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कैप्चर कर लिया। ये शिप यूएई से इंडिया आ रही थी और इसके 25 क्रू मेंबर्स में से 17 क्रू मेंबर्स भारतीय थे। इस कैप्चर का पर्पस ग्लोबली ये मैसेज देना था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से ग्लोबल ऑयल का 30% ट्रेड होता है, वो अभी भी ईरान के कंट्रोल में है। इसके बाद 14 अप्रैल को ईरान ने इजराइल के ऊपर 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल्स दागे। ईरान, इराक, यमन और सीरिया के अलग अलग लोकेशन से 170 ड्रोन्स, 30 क्रूज मिसाइल्स और 110 बैलिस्टिक मिसाइल्स से ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया। इस अटैक के 99% प्रोजेक्टाइल्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया। यूएस और यूके की एयरफोर्स ने ज्यादातर ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स को इजराइल की टेरिटरी में इंटर करने से पहले ही मार गिराया और जो मिसाइल्स और ड्रोन्स इजराइल तक पहुंचे उसे इजराइल के एरो सिस्टम और आयरन डोम सिस्टम ने डिस्ट्रॉय कर दिया। इजराइल एरो सिस्टम को लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज करता है और आयरन डोम को शॉर्ट रेंज मिसाइल्स के अगेंस्ट। इस अटैक में इजराइल को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इजराइल के एक फॉरवर्ड एयर बेस पे थोड़े बहुत माइनर डैमेजेस हुए हैं और एक बच्ची के घायल होने के अलावा किसी और व्यक्ति को भी कुछ खास नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अगर कोई डैमेज हुआ ही नहीं तो इस अटैक का पर्पस क्या था? ईरानियन चीफ अयतुल्ला अली खमेनी 85 साल के हैं। उनके पास ईरानियन आर्मी, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, जुडिशरी और स्टेट मीडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोल है। 2020 में अमेरिकन ने ईरानियन ऑफिसर कासिम सुलेमानी को असैसिनेट कर दिया था और अभी 2 हफ्ते पहले के इजरायली अटैक में 2 ईरानियन जनरल्स मारे गए। यूएस के ट्रेड सैंक्शंस ने ईरान की इकोनॉमी को ऑलरेडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रखा है। ईरान की जीडीपी $413 बिलियन पहुंच चुकी है। वहां इन्फ्लेशन 50% है और आए दिन वहां पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही है। सितंबर 2022 में पब्लिक ने ईरानियन रजीम के अगेंस्ट एक एंटी हिजाब मूवमेंट भी शुरू किया और इन ईरानियन जनरल्स की मौत के बाद ईरानियन पब्लिक एग्रेसिवली इजराइल पे अटैक करने की मांग कर रही थी। ऐसे में अगर खमेनी कमजोर नजर आएंगे तो ईरान में सत्ता पलट भी सकती है। इसलिए ईरान में अपने कंट्रोल को जारी रखने के लिए खमेनी को एक सिंबॉलिक अटैक इजराइल के ऊपर करना पड़ा। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्होंने ओमान के जरिए यूएस को 72 घंटे पहले ही इस अटैक की चेतावनी दे दी थी और यह भी क्लियर कर दिया था कि अटैक्स कंट्रोल्ड और नॉन एस्केलेटरी इन नेचर होंगे। जब जो बाइडेन की प्रेस सेक्रेटरी से पूछा गया कि क्या यूएस को इस अटैक के बारे में पहले से जानकारी थी तो उन्होंने भी इसे डिनाई नहीं किया। ईरान इससे पहले भी अपने प्रॉक्सीज हमास और हिजबुल्लाह के जरिए इजराइल पर अटैक करता आया है, लेकिन ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि डायरेक्ट ईरानियन मिलिट्री ने इजराइल के ऊपर अटैक किया। ईरान ने पब्लिकली ये भी क्लियर किया है कि अटैक ओवर हो चुका है। उनका कोई भी इंटेंशन नहीं है दोबारा इजराइल के ऊपर अटैक करने का। लेकिन इजराइल की वॉर कैबिनेट ने अभी फाइनल स्टेटमेंट नहीं दिया है कि वो ईरान के इस अटैक का रिटेलिएशन करेंगे कि नहीं। इजराइल के एलाइज यूएस और यूके ने ईरान के इस अटैक को पूरी तरह से कंडेम किया है। जो बाइडेन ने इजराइल को यूएस का आयरन क्लैड सपोर्ट प्रॉमिस किया है और ऋषि सुनक ने भी अपने पब्लिक स्टेटमेंट में ईरान के इस अटैक को रेकलेस बताया है। ईरान के सपोर्टर्स रशिया और चाइना दोनों देशों को नियंत्रण में रहने की सलाह दे रहे हैं और साथ ही साथ इजराइल के सीरिया अटैक का खंडन भी कर रहे हैं। चाइना का कहना है कि ईरान का यह अटैक इजराइल के अनकंट्रोल्ड एयर स्ट्राइक्स का स्पिल ओवर है। इंडिया ने भी इजराइल और ईरान दोनों देशों को रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करने को कहा है और इस कॉन्फ्लिक्ट को डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू रिजॉल्व करने की सलाह दी है। यूएस ने भी इजराइल को क्लियर कर दिया है कि उसका आयरन क्लैड सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के लिए है। अगर इजराइल ईरान के अगेंस्ट कोई भी काउंटर ऑफेंसिव प्लान करता है तो उसमें यूएस, यूके या कोई भी वेस्टर्न कंट्री उसका सपोर्ट नहीं करेगी। रियलिटी में नेतन्याहू की सिचुएशन में खमेनी से कुछ खास अलग नहीं है। दुनिया भर में उन्हें गाजा पे अटैक करने के लिए आलोचना झेलनी पड़ रही है। डोमेस्टिकली भी इजराइल की जनता नेतन्याहू के सपोर्ट में नहीं है और क्योंकि गाजा वार ऑलमोस्ट अपने खत्म होने की कगार पर है तो इस वॉर के जरिए वो अपनी सरकार को ज्यादा दिनों तक खींच नहीं सकते। लेकिन अगर इजराइल ईरान के अगेंस्ट एक लार्ज स्केल वॉर डिक्लेयर करती है तो नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर वो काफी दिनों तक अपनी सरकार को चला सकते हैं। अब खमेनी और नेतन्याहू के पॉलिटिकल एम्बिशंस ने वेस्ट एशिया का पूरा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एटमॉस्फेयर डिसरप्ट करके रख दिया है।
लेकिन यूएस, यूके, इंडिया, चाइना या दुनिया की कोई भी कंट्री इस कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ऑयल ट्रेड डिसरप्ट नहीं होने देना चाहती। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का 30% ऑयल पास होता है और इसीलिए इजराइल के ऊपर एक ग्लोबल प्रेशर है कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुल तरीके से रिजॉल्व करे। इस एस्केलेशन से सिर्फ ग्लोबल ऑयल ट्रेड ही नहीं, ग्लोबल इकोनॉमी और फ्लाइट्स पे भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अभी ग्लोबल इकोनॉमी रशिया यूक्रेन वॉर से उबर ही रही है और इसी समय में एक और वॉर, और वो भी दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग बेल्ट में, ग्लोबल इंस्टेबिलिटी को ट्रिगर कर सकती है। इससे ग्लोबल डिमांड में कमी आएगी, इंडस्ट्रियल आउटपुट और ग्लोबल ट्रेड में कटौती होगी और कई इकोनॉमीज इस वजह से रिसेशन में जा सकती हैं। क्रूड ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी $100 पर बैरल तक पहुंच चुके हैं और अगर ऐसा कोई अटैक होता है तो $140 पर बैरल पे भी जा सकते हैं। अब अगर तेल के दाम 1.5 गुना बढ़ जाएंगे तो इससे इकोनॉमी की दूसरी वस्तुएं भी महंगी हो जाएंगी। वेस्ट एशिया ऑलरेडी कतर एयरवेज, एमिरेट्स और एतिहाद जैसे ग्लोबल एयर सर्विस प्रोवाइडर्स का गढ़ है। इनके अलावा कई इंटरकॉन्टिनेंटल फ्लाइट्स भी वेस्ट एशिया के एयर स्पेस को यूज करती हैं अपनी फ्लाइट्स के लिए। तो अगर इस रीजन में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो कई ग्लोबल फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ेगा और इससे इंटरनेशनल मूवमेंट में काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन क्या इजराइल बिना अमेरिकन सपोर्ट के ईरान पर अटैक कर सकता है? ऐसा मुश्किल है। 6 महीने से चल रहे गाजा वॉर ने ऑलरेडी इजराइल की इकोनॉमी को इंपैक्ट करना शुरू कर दिया है। इजराइल की जीडीपी 5% कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है और उसके एक्सपोर्ट 6% कम हुए। और ईरान कोई छोटी मोटी मिलिट्री पावर नहीं है। ईरान के पास 5.8 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है और मिसाइल्स और ड्रोन्स का एक बहुत बड़ा जखीरा ईरान ने अपने पास स्टोर करके रखा हुआ है। क्योंकि ईरान एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है तो उसके अटैक को ऑयल सैंक्शंस लगाकर भी रोका नहीं जा सकता। इजराइल के पास बेहतर टैंक्स और बेहतर एयरक्राफ्ट जरूर है, लेकिन अगर ये वॉर बहुत लंबा चला तो ये ईरान के फेवर में भी जा सकता है क्योंकि ईरान मल्टी प्रोंग्ड अटैक करने में सक्षम है। इस बार का एयर स्ट्राइक भी उसने ईरान, इराक, सीरिया और यमन जैसे 4 लोकेशन से किया था। फॉर्चुनेटली ईरान और इजराइल दोनों इंडिया को अपना एलाई मानते हैं। ईरान ने रिसेंटली जो शिप कैप्चर किया था उसके इंडियन क्रू मेंबर से उसने इंडियन अथॉरिटीज को मिलना अलाउ कर दिया है। और अगर इंडिया इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में कोई मेजर रोल प्ले करती है तो ग्लोबल लेवल पे इंडिया की पोजीशन और भी स्ट्रांग हो जाएगी। किसी भी अनहोनी की आशंका से बचने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज ने ऑलरेडी 50,000 ट्रूप्स वेस्ट एशिया में डिप्लॉय कर रखे हैं। लेकिन ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी के लिए इस कॉन्फ्लिक्ट का जल्द से जल्द रिजॉल्व होना बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों।